नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक करी है। इस दौरान वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। लगातार आ रही शिकायतों के बाद नियम विरुद्ध संचालित और मानकों को न पूरा करने वाले नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा, ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित करने के साथ ही उनके संचालकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाए। लगातार कई जगहों से बिना मान्यता के संचालित हो रहे कॉलेज भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि इन कॉलेजों को भी चिन्हित किया जाए। जो भी शिकायतें इनसे संबंधित की जा रही हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाए। इसी के साथ उन शिकायतों पर कार्रवाई भी की जाए जिससे छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। जाहिर तौर पर इन कॉलेजों को झांसे में फंसकर छात्रों का समय, पैसा और भविष्य सभी बर्बाद हो रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के युवा खासे परेशान हो रहे हैं। आगरा दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक होटल में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी सरकार में गुंडा टैक्स ऐसे लिया जाता था जैसे इनकम टैक्स लिया जाता हो। कहीं भी छोटी सी इंडस्ट्री लगी हो वहीं गुंडा टैक्स लेने पहुंच जाया करते थे। सपा सरकार में व्यापारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी पीड़ा को किसी से व्यक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, भारत के सभी क्षेत्रों के नंबर 1 का स्थान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। वैसे श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैंने पहले ही कहा था, वो ना सत्ता के लायक है ना विपक्ष के लायक। कोशिश यही है कि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर आपसी सौहार्द बना रहे। चाहे वह हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों का त्योहार हो, जिसका भी त्योहार है उसे शांतिपूर्ण ढंग से सब मनाने का काम करते। उसमें हमले की कार्रवाई की गई थी। जो भी परिस्थितियां जैसी भी बनी, वह जरूर विधानसभा में 2017 की तुलना में कुछ अधिक सदस्य जीत करके आ गए, लेकिन जनता का जो विश्वास और भरोसा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, ना वो सत्ता में रहकर जीत पाए थे और ना विपक्ष में रहकर के जीत पाए और ना भविष्य में जीत पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिना भेदभाव की कठोरता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं। जहां एक ओर अवैध कब्जों से जमीन को मुक्त कराया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीडीए के विशेष कार्याधिकारी आलोक पांडे और जोनल अधिकारी बीपी सिंह के नेतृत्व में कैंट थाना क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद रही हैं। पीडीए ने लगभग 250 बीघे में कई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटों की बाउंड्री को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही 3 मकानों को सील करने की कार्रवाई भी की गई है। दरअसल जिस इलाके में भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग करते हुए जमीनों को बेच दिया, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से प्रतिबंधित एरिया कछार में आता है। जो आज की कार्रवाई आप देख रहे हैं, यह कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश जो पारित हुए हैं उसके कंप्लायंस में आज की जा रही है। और यहाँ ये सराय भीखी का क्षेत्र है और ये पूरी तरीके से गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में है। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ऐसे स्थान पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, उसके अंतर्गत जो निर्माण कर रहे हैं लोग और अवैध विकास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कितने इलाके में इसका यहाँ पर जो एरिया है लगभग 250 बीघे के लगभग एरिया है। दिल्ली एनसीआर में इस साल गर्मी ने काफी पहले से ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के महीने में मानो ऐसा लग रहा है जैसे जून की झुलसा देने वाली गर्मी हो। गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम कोशिशें अपना रहे हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के चलते कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। गाजियाबाद के जिले एमएमजी अस्पताल की ओपीडी में रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। डॉक्टरों की माने तो गर्मी के मौसम में अधिक समय तक बाहर रहने की वजह से काफ़ी पसीना आता है। शरीर से पसीना निकलने के चलते डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर
लो होता है। देखिए, हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और गर्मी की वजह से जब बाहर आप निकलते हैं, अगर पानी पी के नहीं निकलेंगे या फिर थोड़ा सा अपना जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही थोड़ा कम रहता है तो वो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको क्या होगा कि जब बाहर निकलेंगे तो पसीना आता है, तो इस तरह की चीज़ें जब होती है तो उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डिहाइड्रेशन के साइन आ जाते हैं। बहुत देर तक अगर बाहर आप घूम रहे हैं, गर्मी है, तो तापमान इतना ज़्यादा हो रहा है जो कि यूजुअली इतना नहीं हुआ करता था, तो उसकी वजह से। और दूसरा, खान पान पे ध्यान दें, खान पान साफ़ सुथरा खाएं, कोई बाहर से ऐसा ना खाना खाएं जिनकी वजह से उल्टी या दस्त लगने की शिकायत हो, तो उल्टी दस्त की वजह से भी हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर कम। झारखंड के चित्रकूट पहाड़ी पर रोपवे के हादसे के बाद देश के कई क्षेत्रों में संचालित रोपवे संचालकों को अलर्ट कर दिया गया। नियमित रूप से मशीनों की जांच, अब सर्विसिंग की हिदायत दी गई है। निर्देशों का पालन करने वाले संचालक वजन नियंत्रित करने के लिए कम यात्रियों को ट्रॉली में बिठा रहे हैं, जिससे मशीनों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। विंध्याचल क्षेत्र में अष्टभुजा और काली खोह में रोपवे संचालित किया जा रहा है, जिसे लेकर यात्रियों का कहना है कि अभी तक सब कुछ सुरक्षित लग रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि प्रतिदिन रोपवे को चलाने से पहले उसके सभी नट बोल्ट को सुरक्षा के नजरिए से चेक किया जाता है। यूपी में नव संवत्सर के मौके पर महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं इससे पहले महंत की गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। महंत बजरंग दास को 354 और 509 अपराध संख्या 152/22 के तहत लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास ने विवादित बयान दिया था। वीडियो वायरल में वो भीड़ के सामने एक समुदाय विशेष की महिलाओं और बेटियों को घर से उठाकर रेप करने की बात कर रहे थे। इस वीडियो को किसी व्यक्ति ने ट्विटर पर शेयर किया। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और इसके बाद पुलिस ने महंत पर केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निजी स्कूलों में सत्र 2022-23 में फीस में 10% तक की वृद्धि करने को मंजूरी मिली है। इस वृद्धि का आधार कोरोना काल से पहले का रहेगा। सत्र हालांकि सरकार ने फीस को लेकर कोई आपत्ति होने पर जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत करने का विकल्प छोड़ा हुआ है, लेकिन इस फैसले को लेकर तमाम लोगों के अलग अलग तर्क हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही है। महंगाई के बोझ से आम आदमी का घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है। लोगों को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। अधिकतर परिवारों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसे हालात हो गए हैं। वहीं इन सब के बीच आम आदमी को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल की फीस में जल्द ही भारी इजाफा होने वाला है। वहीं जब हमने इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने प्रतिबंध को हटा दिया है, न कि कोई दबाव बनाया है। स्कूल अपने हिसाब से वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोरोना से पहले जो फीस जा रही थी उस फीस का केवल प्रतिबंध खोला है, जो लगी हुई थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वो प्रतिबंध हमने हटाया है। इसके अलावा कोई भी फीस हमने नहीं बढ़ाई है। जो हमारा शुल्क अधिनियम है उसके तहत जो भी मानक में फीस आएगी वो अभिभावकों से ली जाएगी। इतने पर भी हमने ये व्यवस्था की है कि जिला स्तर पर जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जिसमें GIS रहेंगे। अगर किसी अभिभावक को कोई परेशानी होती है तो वो जिलाधिकारी से अपनी बात कहेंगे और जिलाधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि वो रिकॉर्ड मंगवाएं। वहीं दूसरी तरफ अभिभावक फीस की बढ़ोतरी को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। जब हमने अभिभावकों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को थोड़ी मोहलत देनी चाहिए थी। 2 साल से कोरोना में वैसे अभिभावकों की जो है बिल्कुल रेट टूटी हुई है। ऊपर फीस बढ़ाने का जो निर्देश वो सही है? बहुत गलत है। फीस कम करनी चाहिए, बल्कि
फीस कम करनी चाहिए। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना था कि जो फीस बढ़ाने का निर्देश है वो गलत है। मैं कुछ और लोग से बातचीत करूंगी। सर, सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि कुछ जो कॉलेज स्कूल है वो अपने फीस में जो प्रतिबंध लगाया गया था बढ़ोतरी को लेकर, वो अब हटा लिया गया है कि अब फीस बढ़ोतरी कर सकते हैं, ऐसा आदेश आया है। नहीं, हमारे साथ तो अभी भी फीस को नहीं बढ़ाना चाहिए। साल 2 साल से जो भी हम लोग कोरोना की में झेला हुआ है प्रॉब्लम में, तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि भाई अभी 1-2 साल कम से कम फीस बढ़नी चाहिए। जो एज है वही चलना चाहिए। ये देखिए, इनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार ने जो निर्देश जारी किया है अभी थोड़ा सा हमें मोहलत देना चाहिए था, क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति हमारा सही नहीं है। अब आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हम लग रहे हैं और कहीं न कहीं हम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अगर हमें मोहलत दे दी तो और अच्छा होता। फिलहाल अगर सरकार ने निर्णय ले ही लिया है तो उसमें हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। फिलहाल हमारा अगर अभिभावकों का पक्ष आप जानना चाहते हैं तो यही साफ तौर पर उनका कहना था कि अभी सरकार को हमें मोहलत देना चाहिए था। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हमने सिर्फ प्रतिबंध हटाया है, ना कि हमने कोई दबाव डाला है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बदलाव तो हो गया, लेकिन बदलाव के बाद बगावत और भी तेज हो गई है। दरअसल हाईकमान के फैसले के चलते कई विधायक नाराज हैं और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि कई नेता कांग्रेस को अलविदा तक कह सकते हैं। बहुत जल्द बागी विधायक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी का अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय संगठन में बदलाव के बाद तो कांग्रेस खेमे में बगावत की चिंगारी को और हवा मिल गई है। कई विधायकों के बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आने के बाद पार्टी में कथित तौर पर अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। दरअसल संगठन में हुए बदलाव के बाद से पार्टी के कई नेता बेहद नाराज हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि हाईकमान के इस फैसले से कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में उत्तराखंड संगठन में बदलाव किया है, जिसमें करण माहरा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तीनों ही नेता कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। हाईकमान के फैसले से गढ़वाल से कांग्रेस का बड़ा खेमा नाराज चल रहा है। गढ़वाल के विधायकों की नाराजगी इस बात से है कि सारे पद कुमाऊं को दे दिए गए हैं। गढ़वाल के हाथ अभी भी खाली है। वहीं धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये कहने पे फिर धारचूला का विकास के लिए क्यों नहीं सीट छोड़ सकता? तो इस बार तो धामी के लिए छोड़ सकता है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्षेत्र का विकास की बात होगी तो निश्चित तौर पे मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। कांग्रेस के कई विधायक खुलेआम बयान देकर अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो कई नेता मौन धारण कर कोप भवन में चले गए हैं। प्रीतम सिंह के अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी नई ताजपोशी के बाद से नो कमेंट के साथ चुप बैठे हैं। हरीश रावत भी खुद को अब सभी निर्णयों से किनारा बता रहे हैं। जब से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से हरीश रावत ने सोशल मीडिया से लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई बयान नहीं दिया है। इसे भी हरीश रावत की नाराजगी से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हाईकमान के फैसले कांग्रेस के करीब 10 विधायक इससे नाराज हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, राजेंद्र भंडारी, विक्रम सिंह नेगी समेत कई विधायक हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाराज विधायक एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा ये भी है कि कई विधायक इतने नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर भी विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के बागियों के तेवर जग जाहिर हो रहे हैं। शायद इसलिए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी बागियों को लेकर कहा कि वो सिर्फ विधायक हैं, खुदा नहीं। हम जब किसी चुनाव में जाते हैं, हम जिस पार्टी के लिए लड़ते हैं उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे, उस पार्टी के कामों पे वोट पड़ता है, वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे वोट पड़ता है। और जब आदमी चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस आइडियोलॉजी की रक्षा करना भी है, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा करना भी है। मैं बीजेपी से जीत के आया हूं और जीत के आने के बाद मैं कांग्रेस के पाले में चले जाऊं तो मैंने अपने पब्लिक से भी छल किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहां की जनता ने मैंडेट आपको उस पार्टी जिसके सिंबल पे आप लड़े उस सिंबल पे आपको वोट किया है, उस पार्टी के कामों पे वोट किया है, उसकी आइडियोलॉजी पे वोट किया है। तो ये चाहे किसी भी पक्ष का कोई विधायक है, वो अपनी जनता से अपने मैंडेट के संग छल कर रहा है। क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो आप खुदा नहीं बन गए। विधायक सिर्फ विधायक है, खुदा नहीं, तो फिर कांग्रेस पर खुदगर्जी का आरोप क्यों?
प्रदेश में पहले करारी हार के बाद समीक्षा और फिर हार के कारणों पर हुई चर्चा के बाद कांग्रेस में बगावत की चिंगारी बढ़ गई है। हाईकमान का संगठन में बदलाव करना कांग्रेस के लिए सिर्फ मुसीबत ही नहीं बल्कि अस्तित्व की भी चुनौती बनती जा रही है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही सरकार ने उत्तराखंड विकास के लिए काम करना भी तेज कर दिया है। प्रदेश और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा दिवस मनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करते हुए मंत्री से इस्तीफा मांगा। प्रदेश की धामी सरकार 2.0 में धन सिंह रावत सहकारिता मंत्री हैं और इसी सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले के आरोपों के बाद सरकार ने जांच शुरू की। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का साफ तौर पर आरोप कि निष्पक्ष जांच के लिए सहकारिता मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक तरफ बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी तरफ उसी मंत्री को दोबारा विभाग की जिम्मेदारी सौंपती, जिनके पहले भी इसी विभाग से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऐसे में बिना मंत्री के इस्तीफे दिए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। धन सिंह रावत जी से और उनके मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो सहकारिता विभाग में घोटाला है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। देखिए अपने सैकड़ों नवयुवकों के साथ, बेरोजगार भाइयों के साथ जो अन्याय किया इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो जांच बिना जो मंत्री जी हैं उनके इस्तीफे की नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस जिस डिपार्टमेंट में ये घोटाला हुआ है उसमें वो दोबारा से मंत्री हैं। और अगर हमको निष्पक्ष जांच चाहिए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार को अपना जो जीरो टॉलरेंस है ये साबित करने का ये मौका है। एक तरफ भीषण गर्मी का कहर, दूसरी तरफ पेयजल की किल्लत। अप्रैल का महीना चल रहा है जिससे कि आने वाले दिनों में पेयजल का संकट की आशंका को देखते हुए पेयजल विभाग ने अगले 2 महीनों के लिए टैंकर और जेनसेट को किराए पर ले लिया है। टैंकरों की कमी ना हो इसको देखते हुए टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी फिल्टर प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। भीषण गर्मी के चलते शीतला हाट के प्लांट में भी कमी आ गई है। हल्द्वानी सर्किल के 4 डिवीजन में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। जहाँ जहाँ बिजली की व्यवस्था सही नहीं होगी वहाँ के लिए हमने जेन सेटों को प्राइवेट लेने के लिए टेंडर निकाल दिए हैं और हर साल की तरह हम इनको 2 महीने के लिए जो है ग्रीष्मकाल के 2 महीने के लिए हम जेन सेटों को किराए पे लेते हैं, टैंकरों को भी किराए पे लेते हैं। और फिल्टर प्लांट में हल्द्वानी के अभी हमने जो है टेंडर निकाला है वहाँ का फिल्टर मीडिया चेंज करने का। उत्तराखंड के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डोईवाला शुगर मिल का औचक निरीक्षण करते हुए मिल की स्थिति का जायजा लिया। अचानक मिल में पहुंचे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मिल की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही गन्ना किसानों और मिल के कर्मचारियों से मुलाकात करी। इस अवसर पर सहकारी किसान समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा को मिल में आ रही तमाम तरह की दिक्कतों को बताते हुए उनके निराकरण की मांग करी है। साथ ही गन्ने के भुगतान को लेकर के भी किसानों ने अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि किसान बड़ी मेहनत के साथ गन्ना उगाकर चीनी मिल को दे रहा है, लेकिन मिल प्रशासन समय से किसानों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मिल का मैंने और माननीय विधायक जी ने मिल के औचक निरीक्षण किया है। कोई प्लान नहीं यहाँ पे बताया नहीं गया था कि मैं आज आ रहा हूँ और कुछ कमियाँ पाई गई हैं। किसान भाइयों से भी हमने वार्ता करी, क्या उनकी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है एक परमानेंट जो हमारे जीएम है वो नहीं है इस मिल में, उसको लेके बहुत बड़ी समस्या आई है, क्योंकि कोई भी समस्या अगर यहाँ पर आ रही है तो उसको ओवरलुक करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। तो मैंने अपने सचिव जी को फ़ोन करके और जो हमारे चीफ केमिस्ट हैं यहाँ पे उन्हीं को चार्ज देने की बात कही ताकि वो 24 घंटा यहाँ रह सकें। बैसाखी पर्व पर हरिद्वार में कल बड़ा गंगा स्नान होगा। गंगा स्नान के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए। बिना कोरोना प्रतिबंधों के हो रहे गंगा स्नान में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है, जिसके मद्देनजर मेला क्षेत्र को 15 जोन और 38 सेक्टर्स में बांटा गया है। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही जाम से बचने के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया।
2 दिनों तक भारी वाहन शहरी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 2 दिनों में हरिद्वार में जो स्नान है इसमें काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और चूंकि अब कोरोना का प्रकोप भी लगभग समाप्त हो चुका है और भीड़ लगातार बढ़ रही है, होटलों की बुकिंग भी काफ़ी अधिक हो रखी है, ट्रेन्स भी लगातार फुल चल रही हैं। ऐसे में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को नियुक्त किया गया है। मेरे द्वारा आज इनको ब्रीफ किया गया है। पूरे मेरा क्षेत्र में तकरीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारीगण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7 कंपनियां पीएसी की भी लगातार अगले कुछ दिनों तक ड्यूटी पर तैनात है। शीतकाल में ज्यादा बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में जल संस्थान रुद्रप्रयाग को भारी नुकसान हुआ। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जल संस्थान के लगभग 20 स्टैंड पोस्ट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि पेयजल लाइन भी ग्लेशियर और बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। विभाग ने शासन को केदारनाथ में हुई क्षति की पूर्ति के लिए 1 करोड़ 30 लाख का एस्टीमेट भेजा है। हालांकि 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को देखते हुए विभाग धाम सहित पैदल मार्ग पर पानी की आपूर्ति करने में जुट गया है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। यात्रा से जुड़े विभाग अपनी अपनी टीमों के साथ केदारनाथ पहुंचने लग गए हैं। शासन से भी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश मिले हैं। हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बन चुके बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6 लोगों को मारकर नरभक्षी घोषित हो चुका ये बाघ अभी तक पकड़ से दूर है। इसके लिए रामनगर वन प्रभाग ने गुजरात तक से आपको बता दें कि रेस्क्यू लाइज टीम को बुला लिया है, लेकिन बाघ है कि हत्थे चढ़ ही नहीं रहा। ऐसे में अब प्रभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी रेस्क्यू टीम भी मदद लेने का विचार बना रही है। डॉक्टर दुष्यंत शर्मा को वन्य जीवों को ट्रैक्यूलाइज करने में महारत हासिल है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से भी ड्रोन की टीम और जो हमारी वेटनरी टीम है जिसमें डॉक्टर हैं और ट्रैंकुलाइज करते हैं, वो टीम गई है। वहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा बाघ को पकड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। तो उसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो एक्सपर्ट टीम है जो रेस्क्यू और ट्रैंकुलाइज करने में कार्य करती है, और साथ ही साथ जो ड्रोन की टीम है जो ट्रैकिंग का काम करती है, वो उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। इससे पहले भी जो हमारे पालतू हाथी हैं उनको वहाँ पर टाइगर को ट्रैक करने के लिए डिप्लॉय किया। तो वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।